एक वादा और भारत की राजनीति में बवंडर। आज हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की। एक ऐसा ऐतिहासिक बिल जो संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा करता है। लेकिन इसी वादे ने एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। तो चलिए आज इसकी एक एक परत को खोलकर समझते हैं। 33%, ये वो नंबर है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका सीधा सा लक्ष्य है लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करना। तो आखिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मकसद बहुत सीधा और नेक है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाएं, उनका प्रतिनिधित्व संसद में 14% से भी कम है। ये बिल इसी बड़े असंतुलन को ठीक करने की एक कोशिश है। तो सवाल यही उठता है कि अगर इरादा इतना अच्छा है तो फिर पंगा कहाँ है? ये राजनीतिक बवाल क्यों मचा हुआ है? यहीं से इस बिल की असली कहानी और इसकी जटिलता शुरू होती है। चलिए अब इस कहानी की पहली और सबसे बड़ी उलझन को समझते हैं। ये आरक्षण मौजूदा सीटों में से नहीं दिया जाएगा, नहीं, इसके लिए हमारी संसद का आकार ही बदलना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि भाई लोकसभा में 543 सीटें हैं, उसी में से 181 महिलाओं को दे दी जाएंगी, सिंपल। पर पॉलिटिक्स इतनी सिंपल कहाँ होती है? ऐसा करने से कई मौजूदा सांसदों की सीटें चली जाती। तो रास्ता ये निकाला गया कि मौजूदा सीटों को छुए बिना 180 से भी ज्यादा नई सीटें बना दी जाएं। इसका मतलब हमारी लोकसभा 543 सीटों से बढ़कर लगभग 850 सीटों की हो जाएगी। और जैसे ही आप सैकड़ों नई सीटें जोड़ने की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती सामने आ खड़ी होती है। आपको पूरे देश का राजनीतिक नक्शा फिर से बनाना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं परिसीमन या डीलिमिटेशन। आसान भाषा में समझिए, ये तय करना कि कौन सा गांव, कौन सा शहर किस सांसद के इलाके में आएगा, और इसी प्रक्रिया की बुनियाद यानी कि कौन से डेटा का इस्तेमाल होगा, वही सारे विवाद की जड़ है। अब सवाल ये उठता है कि ये नया नक्शा किस आधार पर बनेगा, किस साल की आबादी गिनी जाएगी, और यहीं पर असली पेंच फंसा हुआ है। आज की जो लोकसभा है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। सरकार चाहती है कि ये नया परिसीमन 2011 के डेटा पर हो, जबकि विपक्ष कह रहा है नहीं, रुकिए, 2026 के बाद जो नई जनगणना होगी उसका इंतजार कीजिए। डेटा का यही चुनाव राजनीतिक टकराव का ग्राउंड जीरो बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक जनगणना और परिसीमन के मुद्दे से कैसे 3 बड़े-बड़े राजनीतिक मतभेद पैदा हो रहे हैं। पहला और शायद सबसे गहरा मतभेद भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच का है। इस एक बिल ने एक ऐसी दरार को उजागर कर दिया जो सालों से मौजूद थी। यहाँ दक्षिणी राज्यों का डर बिल्कुल साफ दिखता है। जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, जैसे केरल और तमिलनाडु, उन्हें डर है कि उन्हें इसकी सजा मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य, जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ी, उन्हें ज्यादा राजनीतिक पावर मिलेगी। आप देखिए, यूपी की सीटें 80 से बढ़कर 140 तक हो सकती हैं, जबकि केरल की सीटों में शायद ही कोई बदलाव हो। अब सरकार कह रही है, अरे चिंता मत कीजिए, हम सीटों का अनुपात वही रखेंगे जो पहले था, एक तरह का जुबानी वादा। लेकिन साउथ के राज्य कह रहे हैं नहीं, हमें लिखित में कानूनी गारंटी चाहिए, क्योंकि बिल में तो साफ साफ 2011 की जनगणना लिखी है। ये मामला कुछ कुछ किसान कानूनों जैसा लग रहा है, जहां जुबानी वादों पर भरोसा नहीं किया गया था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बड़े मतभेद पर, और ये है टाइमलाइन को लेकर कि आखिर ये आरक्षण लागू कब होगा। सरकार चाहती है कि 2011 के डेटा के आधार पर फटाफट काम हो और 2029 के चुनावों में ये लागू हो जाए। लेकिन विपक्ष का कहना है, नहीं रुकिए, 2026 के बाद जो नई जनगणना होगी उसका इंतजार कीजिए, जिसका सीधा मतलब है कि ये मामला 2034 तक टल जाएगा। तो विपक्ष इंतजार क्यों करना चाहता है? उनका सबसे बड़ा डर यह है कि अगर परिसीमन मौजूदा सरकार की देखरेख में हुआ तो वो अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से सीटों की बाउंड्रीज को तोड़ मरोड़ सकते हैं, जिसे गैरीमैंडरिंग भी कहा जाता है। और अब तीसरा और आखिरी बड़ा मतभेद, ये जुड़ा है महिला कोटे के अंदर एक और कोटे की मांग से, यानी ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व से। विपक्ष की मांग बहुत सीधी है। वो कह रहे हैं कि पहले एक जाति जनगणना कराओ, पता तो चले कि देश में ओबीसी आबादी है कितनी। उनका दावा है कि ये आबादी 50% के करीब है, तो फिर उन्हें इस 33% कोटे के अंदर भी उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए।
और यहीं पर 2011 की जनगणना का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस जनगणना में जाति के आधार पर आंकड़े हैं ही नहीं। तो अगर उस डेटा का इस्तेमाल होता है तो सरकार ओबीसी कोटे वाली इस मुश्किल मांग से सीधे सीधे बचकर निकल जाती है। तो जब इन सारे टकरावों को एक साथ रखकर देखते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? दांव पर सिर्फ महिला आरक्षण नहीं लगा है, दांव पर भारत का आने वाला राजनीतिक भविष्य लगा है। ये पूरी कहानी एक चेन रिएक्शन की तरह है। लक्ष्य था 33% आरक्षण का, उसके लिए सीटें बढ़ानी पड़ी, सीटें बढ़ाने के लिए नक्शा बदलना पड़ा, नक्शा बदलने के लिए डेटा चाहिए, और बस डेटा कौन सा हो, इसी एक सवाल ने देश के पावर बैलेंस पर एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझना है? पहली बात, ये बिल सिर्फ आरक्षण नहीं दे रहा, ये संसद को बड़ा कर रहा है। दूसरी, परिसीमन ही वो टेक्निकल शब्द है जिसके चारों ओर सारी राजनीति घूम रही है। तीसरी, इस एक बिल ने उत्तर दक्षिण, टाइमलाइन और जाति, इन 3 बड़ी दरारों को खोलकर रख दिया है। और सबसे जरूरी बात, इसका नतीजा जो भी हो वो आने वाले दशकों के लिए भारत की राजनीति की दिशा तय करेगा। और आखिर में एक सवाल जो हमारे जहन में रह जाता है कि ये बिल असल में महिलाओं की बराबरी के लिए है या फिर इसकी आड़ में भविष्य की राजनीति बाजी जीतने के लिए एक बड़ा दांव खेला जा रहा है। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।